हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के सामने जो आज मैं हाजिर हुआ हूं अपने वोकैब सेशन के साथ। और दोस्तों, आज का जो वोकैब सेशन है फिर से अपना जो है वही टॉप 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही सेशन होने वाला है। और आज का हमारा सेशन होगा सेशन नंबर 3। तो दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया है, तो भाई एटलीस्ट जो ये 2 सेशन मैं इससे पहले अपने अपलोड कर चुका, उन सेशन को जरूर देख लेना ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है जी, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स आप सभी के सामने ला रहा हूं। 2 सेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हमारा 3rd सेशन है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूं अपने आज के जो 3rd सेशन की। तो 3rd सेशन में जो दोस्तों हम इडियम्स डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम नंबर 41 से। इट्स मीन्स जो इससे पहले के 40 इडियम है वो ऑलरेडी मैं आपको जो लास्ट 2 सेशंस हमारे हुए उनमें मैंने कवर आपको करवा दिए। तो आज का जो टर्न है आज है 41 से। तो देखो भाई, आज का सबसे पहला इडियम जो है मेरा, ये है मेरा एट अ स्टैंड स्टिल। तो आज का पहला इडियम है एट अ स्टैंड स्टिल, और इसका मतलब होता है कि नो मूवमेंट एट ऑल। इट्स मीन्स जब भी कभी कोई भी इंसान आश्चर्य से एकदम शॉक हो जाए, समझ रहे हैं, एकदम शॉक्ड होने के बाद जो बिल्कुल हक्का बक्का इंसान खड़ा रह जाता है, बिल्कुल एक ही पोजीशन में इंसान कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए स्थिर हो जाता है, तो उस अवस्था को बोला जाता है आपका क्या, एट अ स्टैंड स्टिल। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब आपका क्या निकल करके आता है, नो मोशन एट ऑल। समझ रहे हैं जी, कि जब एक इंसान बिल्कुल शॉक होकर के जो आप खड़े हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एट अ स्टैंड स्टिल। पहला इडियम क्लियर हो गया होगा भाई। बात कर लेता हूं सेकंड इडियम की। सेकंड कह रहा है एट ईज। अब ये सेकंड जो है बड़ा प्यारा सा है। सेकंड इडियम है आज का एट ईज, और एट ईज का मतलब होता है फ्री। अब यहाँ पे फ्री का मतलब जो मुफ्त नहीं है। फ्री का मतलब ये नहीं है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, नहीं जी। यहाँ पे फ्री का मतलब है मुक्त। इट्स मीन्स जब आप जिम्मेदारियों से, किसी भी टेंशन से फ्री हो जाएं, बिल्कुल आराम वाली स्थिति में चले जाएं, तो उसे बोलते हैं एट ईज। क्या बोलते हैं, एट ईज। तो एट ईज का मतलब क्या हो गया आपका, फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री। टेंशन जो थी सब खत्म। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं एट ईज। नेक्स्ट है आपका डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस जो होता है, इसका मतलब होता है डाई वाइल वर्किंग। अब भाई इसका मतलब क्या होता है, डाई वाइल वर्किंग का? तो इसका मीनिंग होता है मेरे भाई कि नौकरी पर कार्य करते समय या फिर अपनी सर्विस के दौरान मृत्यु को प्राप्त हो जाना। जैसे कि अक्सर आप सभी देखते हैं कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और जॉब के दौरान ही उनकी अगर डेथ हो जा रही है, मतलब वर्किंग जो उनका पोजीशन है, प्लेस है, या फिर कह सकते हैं जो उनका ऑफिस है, अगर किसी इंसान के अपने ऑफिस में या फिर अपनी ड्यूटी के दौरान काम करते करते वो जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस स्थिति को बोला जाता है डाई इन हार्नेस। पॉइंट क्लियर हुआ? तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, डाई वाइल वर्किंग। इट मींस तब मृत्यु को प्राप्त होना जब एक इंसान काम कर रहा हो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक बीमार था, कुछ भी स्थिति रही। ऐसे समझिए कि बंदा था, कोई ऑफिस गया और ऑफिस के दौरान ही उसको हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसी स्थिति जो काम करते करते जो मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो इसको बोला जाएगा आपका डाई इन हार्नेस। चलिए भाई, नेक्स्ट बात कर ले रहा हूं, कैच एट अ स्ट्रॉ। कैच एट अ स्ट्रॉ का जो मीनिंग होता है मेरे भाई, इसका मतलब होता है आपका अ स्मॉल हेल्प। इसका मतलब आपका क्या होता है, अ स्मॉल हेल्प। और अ स्मॉल हेल्प का अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं या फिर इस मुहावरे का जो वास्तविक मीनिंग है वो बताऊं, तो इसका मतलब होता है तिनके का सहारा। क्या मीनिंग होता है, तिनके का सहारा। इट्स मीन्स जब एक इंसान को बहुत ज्यादा मदद की आवश्यकता हो और उसको एक छोटी सी मदद मिल जाए, तो वो जो छोटी सी मदद होती है उसके लिए बोलते हैं कैच एट अ स्ट्रॉ। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? तो कैच एट अ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, डूबते को तिनके का सहारा। तो मतलब कोई बंदा डूब रहा था, उसको अगर तिनका भी हाथ में आ जाए तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर एक इंसान है, मजबूरी में है, उसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसी दौरान उसको जो 1000 रुपए की मदद मिल जाती है, तो देखने में तो 1000 छोटी है, लेकिन क्या है, अपने आप में सहारा तो है ही, मदद तो मदद है मेरे भाई। तो ऐसी जो हेल्प होती है, जो बड़ी छोटी हेल्प, उससे बोलते हैं कैच एट अ स्ट्रॉ। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मेरा जो इडियम है, इडियम नंबर 5 है आज का, वो है मेरा आउट ऑफ क्वेश्चन। और आउट ऑफ क्वेश्चन का जो मतलब होता है मेरे भाई, इस इडियम का मीनिंग होता है इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है आपका, इम्पॉसिबल। गलत हो गया भाई, इसका मतलब होता है आपका इम्पॉसिबल।
ठीक है जी, तो इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है? इम्पॉसिबल। इट्स मीन्स अगर आपकी कोई भी ऐसी बात है जो हमें सुनते ही पता लगता है कि बिल्कुल गलत हो रही है जी, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसी जो बातें होती है, उनके लिए मेरा इडियम यूज किया था आउट ऑफ क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं? तो आउट ऑफ क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्या निकलता है? इम्पॉसिबल, असंभव। चलिए जी, तो 5 इडियम मैंने आपको क्लियर कर दिए। आई होप आपको जो 5 इडियम बढ़िया लगे होंगे और याद भी हो गए होंगे। तो चलिए अब इनको साफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई इडियम नंबर मेरा आज का 6 और ये कहता है मेरा अ व्हाइट कॉलर जॉब। ये क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है व्हाइट कॉलर जॉब। अब देखिए मेरे भाई, व्हाइट कॉलर जॉब जो होता है, व्हाइट कॉलर जॉब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब आपको होता है क्लर्कियल जॉब। मतलब जो आपकी क्लर्क की जॉब होती है, बाबू वाली जो नौकरी होती है, जिसमें कि आप केवल ऑफिस में जाकर के काम कर रहे हो और ऑफिस से घर वापस आ जा रहे हैं, तो ऐसी सभी जॉब्स को, ऐसी सभी नौकरियों को बोला जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। तो इसको मैं क्या बोलूं? क्लर्कियल वर्क। समझ पा रहे मेरे भाई? इसको मैं क्या बोलूंगा? क्लर्कियल वर्क। जो बाबू वाली नौकरी होती है, क्लर्क की जो नौकरी होती है, उसको बोला जाता है आपका व्हाइट कॉलर जॉब। क्लियर हुआ होगा? चलिए नेक्स्ट बात कर लेना 47 की। क्या? अगस्ट एट। और अगस्ट एट का मतलब होता है मेरे भाई फील्ड विद फियर। इसका मतलब क्या होता है? फील्ड विद फियर। इट्स मीन्स कि जब एक इंसान पूर्ण रूप से डरा हुआ हो, तो उस डरे हुए इंसान के लिए टर्म क्या यूज की जाती है? अगस्ट एट। तो अगेंस्ट एट का मतलब आपका क्या होता है? फील्ड विद फियर, मतलब भय से भरा हुआ, भय से बहुत ज्यादा डरा हुआ, ऐसी स्थिति को बोलते हैं मेरे भाई अगेंस्ट एट। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है मेरा 8th इडियम आज का और ये कह रहा है टू स्टिक टू वंस गन। टू स्टिक टू वंस गन अपने आप में बहुत बढ़िया सा इडियम है और इसका मतलब होता है मेरे भाई, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मेंटेन वंस पॉइंट अगेंस्ट ऑल अपोजिशन। ठीक है जी, इसका मीनिंग आपका क्या होता है? टू मेंटेन वंस पॉइंट अगेंस्ट ऑल अपोजिशंस। इट्स मीन्स कि अपने बात पर अड़े रहना। समझ रहे हैं कि विरोध के बावजूद भी अगर आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो उसको मैं बोलता हूं टू स्टिक टू वंस गन। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? तो टू स्टिक टू वंस गन का मतलब क्या होता है? अपनी बात पर डटे रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। कितना भी विरोध हो, कुछ भी परिस्थितियां आए, लेकिन अगर आप अपनी बात से नहीं हट रहे, जो आपकी जिद थी आप उसको लेकर के अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं अपनी जिद को कि मुझे तो चाहिए ही, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है मेरे भाई टू स्टिक टू वंस गन। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? तो इसका मीनिंग हो गया टू मेंटेन वंस पॉइंट अगेंस्ट ऑल अपोजिशंस। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ता हूं। ये कह रहा है अ फीदर इन अ कैप। देखिए मेरे भाई, अ फेदर इन द कैप का मतलब होता है अचीवमेंट। समझ रहे? अब वन मोर अचीवमेंट। तो फीदर इन द कैप का मतलब क्या हो गया? वन मोर अचीवमेंट या फिर अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब एक इंसान को एक और कुछ उपलब्धि मिल जाए या फिर कोई भी एक ऐसा काम हो जाए, कुछ भी ऐसा काम कर दे कि जिससे कि उसके जो नाम है उसके साथ में टर्म जुड़ जाए कि हाँ वो जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया था, वो जो आईएएस बने थे, तो इस तरीके की जो टर्म होती है उनके लिए यूज किया था फेदर इन द कैप। तो इसके लिए मैं क्या वर्ड टर्म यूज करूं? अगर मैं करना चाहूं तो मैं इसके लिए वर्ड यूज कर सकता हूं कि अ वेरी गुड अचीवमेंट। समझ रहे हैं मेरे भाई? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? अ वेरी गुड अचीवमेंट। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा अ वेरी गुड अचीवमेंट। चलिए लिख देता हूं अ वेरी गुड, या फिर गुड भी लिख सकते हैं नॉर्मली, अचीवमेंट। इट्स मीन्स कोई भी एक ऐसी उपलब्धि, ठीक है जी, एक अच्छी खासी जो उपलब्धि होती है, जो हम अपने अचीवमेंट्स अचीव करते हैं, तो उसी को बोला जाता है फेदर इन अ कैप। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मेरा इडियम है मैन ऑफ लेटर। अब देखो भाई, मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर का मतलब आपको क्या होता है? स्कॉलर। अब स्कॉलर का मतलब होता है मेरे भाई विद्वान। स्कॉलर का मतलब आपको क्या होता है? विद्वान। इट्स मीन्स एक ऐसा इंसान जो कि बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, बहुत सारी डिग्रीज को होल्ड करता है, ऐसे इंसान को बोला जाता है आपका मैन ऑफ लेटर्स। पॉइंट क्लियर हुआ होगा? चलिए तो भाई 10 इडियम मैंने आपको क्लियर कर दिए। बात कर ले रहा हूं आज के इडियम नंबर 11 की। चलिए जी, बात होती है अब 11 इडियम नंबर 11 की। ये कह रहा है अ बिग शॉट। अब देखो भाई, ये जो मेरा वर्ड आया अ बिग शॉट, ये बड़ा प्यारा सा
ईडियम है, और ये ईडियम प्यारा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि बिग शॉट, बहुत बड़ा शॉट करा है उसने। समझ रहे हैं ना, हमारे माइंड में क्या चलता है कि एक बंदे ने बहुत प्यारा सा शॉट लगाया। अब शॉट जो जैसी मेंटेलिटी का होगा उसके लिए वैसे, जब क्रिकेट खेलता है तो बच्चा सोच रहा है कि बहुत अच्छा शॉट लगा दिया। नहीं जी, ये शॉट वो नहीं लगाया जा रहा। शॉट का जो मीनिंग निकलता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई इम्पोर्टेंट पर्सन। समझ रहे हैं, इसका मीनिंग आपको क्या होता है, इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए मैं टर्म यूज कर सकता हूं बिग शॉट। समझ रहे हैं मेरे भाई, यहाँ शॉट क्रिकेट नहीं खेल रहा, कोई हॉकी नहीं खेल रहा कि शॉट लगा दिया। यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है व्यक्ति की। तो बिग शॉट किससे बोलेंगे, इंपॉर्टेंट पर्सन को बोलेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये कह रहा है राइज फ्रॉम एशेज, मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम है भाई, और इसका एक एग्जांपल दूंगा, गारंटी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो भाई, राइज फ्रॉम एशेज जो है, इसका आपका मीनिंग होता है टू राइज फ्रॉम वेरी लो। समझ रहे हैं, तो राइज फ्रॉम एशेज का मीनिंग क्या निकलता है, टू राइज फ्रॉम वेरी लो। इट्स मीन्स कि बहुत निम्न अवस्था से वृद्धि करना या फिर अपना विकास करना। तो पॉइंट को समझना, अगर एक कोई इंसान है वो अपनी जो उसकी अवस्था है वो बहुत ज्यादा निम्न थी, बहुत नीचे स्तर पे वो रह रहा था, लेकिन उसने विकास करके वो ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में कि जब एक बंदा बहुत ज्यादा नीचे स्तर पे रह रहा हो, तो उसे बोला जाता है मेरे भाई राइज फ्रॉम एशेज। समझ रहे हैं, एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल हमारे पास इतना प्यारा सा है, हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। अब मोदी जी को आप सभी जानते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड रहा वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ना ही वो कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो एक लोअर मिडिल क्लास कह सकता हूं, या फिर पुअर फैमिली से जो बिलोंग करते थे। लेकिन अगर उनको आज की डेट में देखें तो आज की डेट में वो पीएम है, और अपने आप में अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़े या फिर उनकी बायोग्राफी को हम पढ़े, तो उसमें हमें पता चलता है कि उन्होंने कैसे कितने ज्यादा स्ट्रगल किए। तो आपने देखा कि एक बंदा है कितने निम्न स्तर से कितने ऊंचे पद तक पहुंच गया। तो ये जो स्थिति होती है जब एक बंदा बहुत नीचे पद से और ऊंचे पद तक पहुंच जाए, तो ऐसे डेवलपमेंट को बोला जाता है राइज फ्रॉम एशेज। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट कह रहा है मेरा कट दी गार्डियन नोट। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसका मतलब होता है आपका सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इट्स मींस कोई भी एक जटिल समस्या को सॉल्व कर देने को बोलते हैं कि कट दी गार्डियन नोट, तो सॉल्व दी डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब एक बहुत ज्यादा कोई कठिन समस्या थी, क्वेश्चन था, कोई भी चीज थी जो अपने आप में बहुत टिपिकल थी, लेकिन उसको अगर आप सॉल्व कर देना तो क्या बना, टू कट अ गार्डियन नॉट। पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए भाई, टू टॉक शॉप, ये भी बड़ा प्यारा सा इडियम है, बहुत मस्त सी बात इसके अंदर होती है। इसका मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंस। इसका मतलब आपका क्या होता है, टू टॉक नॉनसेंस। इट्स मीन्स बेहुदा बात करना, बेतुकी बात करना, बेवजह बात करना, बेकार की बात करना। तो उन सभी को आप क्या बोलते हैं मेरे भाई, टू टॉक शॉप। पॉइंट क्लियर हो गया। तो टॉक शॉप का मतलब गलती से भी बतूनी मत समझ लेना, ठीक है। क्या वेरी टॉकटिव पर्सन ऑप्शन में मिलता है यहाँ पे कि अ वेरी टॉकटिव पर्सन, बच्चा सबसे पहले लगाता है। नहीं भाई, ये ईडीएम है, दिखेगा कुछ होगा कुछ, ठीक है। कभी भी ईडीएम का मीनिंग आपको नहीं निकालना, ईडीएम का मीनिंग आपको याद करना, उसको समझना है, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि ईडीएम को आप एज अ सेंटेंस डील कर जाएंगे, भाई नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट, माई हैंड्स आर फुल। अब भाई देखो, माई हैंड्स आर फुल, मैं से मान के चलो भाई कि मेरे दो हाथ हैं, दोनों फुल हैं, दोनों भरे हुए हैं। अब दोनों भरे हुए हैं, बंदा कहता है जी इसको भी सामान को पकड़ ले, तो क्या पॉसिबल है मैं पकड़ पाऊंगा? नहीं पकड़ पाऊंगा। जब मेरे दोनों हाथ फुल हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, आई एम बिजी। इसके तो मतलब माई हैंड्स आर फुल का मतलब क्या हो गया, आई एम बिजी। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे आई वर्ड यूज किया हूं, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन लेकर के आ रहा हूं। क्यों ला रहा हूं? क्योंकि भाई यहाँ पे पजेसिव जो मेरा एडजेक्टिव यूज हो रहा था, ये भी आई का हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने माई लगाया, तो मुझे भी इसके आंसर में आई का यूज करना पड़ा। ये पॉइंट छोटे छोटे होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं भूलना। यहां से एग्जामिनर ऑप्शन में फंसा देता है, ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये कह रहा है टू हैव वंस हार्ट इन द राइट प्लेस। ये कह रहा है कि किसी एक बंदे का जो दिल है वो सही जगह पे होना। अब दिल सही जगह पे है तो सीधी सी बात है, दिल है तो भैया दया भी होगी, ठीक है। प्यार की मत सोचो, मैं बात कर रहा हूँ दया की, ठीक है ना। कि जब दिल है सही जगह पे है तो इट्स मीन्स उसके अंदर दया भी होगी, वो क्रूर नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो टू हैव वंस
हार्ट इन राइट प्लेस का जो मीनिंग निकलता है, इसका मतलब निकलता है आपका सीधा सीधा सा काइंड पर्सन, कि कोई भी एक ऐसा बंदा जो कि अपने आप में दयालु है, तो उस इंसान को आप क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो उसको आप बोलेंगे टू हैव वंस हार्ट इन द राइट प्लेस। नेक्स्ट अ हॉटलाइन, ये भी बड़ा प्यारा सा इडियम है भाई, बहुत ज्यादा चला था एक टाइम पे, ये भी एसएससी में। हॉटलाइन का मतलब होता है मेरे भाई डायरेक्ट टेलीफोन लाइन या फिर डायरेक्ट टेलीफोन कॉल बिटवीन द टू पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। मतलब ऐसे समझो मेरे भाई, आप अक्सर मूवीज वगैरह देखते होंगे और मूवी में जो नेता लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी हॉटलाइन पे बात करवाइए, समझ रहे हैं। तो मूवीज में जो लीडर लोग होते हैं, मतलब नेता होते हैं, ठीक है, तो नेता लोग जो होते हैं वो बोलते हैं हॉटलाइन पे बात करो। तो हॉटलाइन का मतलब होता है कि जब भी कभी किन्हीं भी दो राज्यों के, किन्हीं भी दो देश के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फोन पर बात करते हैं, अब फोन पे घर के गप्पे लड़ा रहे हैं तो वो हॉटलाइन नहीं है भैया। इट्स मीन्स अगर वो अपनी डेवलपमेंट से, स्टेट से या कंट्री से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है जी, जो देश के काम आने वाली बात है, तो ऐसी जो बातें वो करते हैं उनको बोला जाता है हॉटलाइन। वो डायरेक्ट कॉल नहीं बोल सकते, उसे क्या बोलोगे, हॉटलाइन बोलेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। तो हॉटलाइन क्या है, डायरेक्ट टेलीफोन कॉल बिटवीन टू पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ अ कंट्रीज और अ स्टेट्स। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट करें मेरा रेड लेटर डे। रेड लेटर डे भी अपने आप में बढ़िया है, और रेड लेटर डे का आपका मीनिंग होता है मेरे भाई एन इम्पोर्टेंट डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एन इम्पोर्टेंट डे, मतलब कोई भी एक ऐसा दिन जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप क्या बोलेंगे, अ रेड लेटर डे। जैसे कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में जो एक रेड लेटर डे आता है, बशर्ते वो बंदा मेहनती हो। और वो दिन कौन सा होता है, जिस दिन उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो वो जो दिन होता है जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आता है, उस दिन को बंदा पूरी जिंदगी नहीं भूलता कि ये वो दिन था जिस दिन मेरी मेहनत सफल हुई थी, समझ रहे हैं। तो ऐसा दिन जिसको आप ताउम्र याद रखें, पूरी जिंदगी आपको याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको बोला जाता है अ रेड लेटर डे। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं, और 19th इडियम की बात करूंगा। ये कह रहा है कट नो आइज, इट्स मीन्स लीव नो इंप्रेशन। इसका मीनिंग आपको क्या निकलता है मेरे भाई, इसका मीनिंग आपका निकलेगा लीव नो इंप्रेशन। इसको समझिएगा मेरे भाई, इट्स मीन्स कि कोई प्रभाव ना छोड़ना। ऐसे समझो मेरे भाई, कोई बंदा था मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को कहता था, और उसने आपको स्पीच दी, पता चला आप पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। ध्यान से समझना भाई, बहुत बढ़िया सी बात कहने वाला हूं। मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को वो कह रहा था, आपके सामने स्पीच दी, आधा घंटा बोला, लेकिन आपके तो कान पे जूं ही नहीं रहेंगी। तो इट्स मीन्स वो अपना इंप्रेशन आपके सामने नहीं छोड़ पाया। तो ऐसी स्थिति जब एक बंदा अपना इंप्रेशन ना जमा पाए तो उसको बोलते हैं कट नॉइज। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए भैया आगे। हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव का मतलब होता है मेरे भाई क्लोज रिलेशन, समझ रहे हैं। हैंड इन ग्लोव का आपका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है मेरे भाई क्लोज रिलेशन। क्लोज रिलेशन इट्स मीन्स जब एक बंदा बहुत ज्यादा हमारे घनिष्ठ हो, जैसे कि हमारे अक्सर दोस्त होते हैं, वो हमारे काफी करीबी होते हैं, हमारे घर में किसी भी टाइम आ सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति को बोला जाता है हैंड इन ग्लोव। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए तो भैया आज फिर से मैंने आपके सामने सेशन 3 के अंदर 20 इडियम जो क्लियर किए हैं, और आई होप सारे याद भी हुए होंगे, समझ में भी आए होंगे। ठीक है जी। तो चलो, मेरे चैनल पे अगर कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन मिलते रहे, और आप भी जो ये इजी इंग्लिश की लहर में चला रहा हूं, इस लहर में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है जी। तो चलिए मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि फिर से मैं आपके सामने वोकैब्स का ही सेशन नंबर 4 में लेकर के आऊंगा, और यही इडियम्स का जो मेरा टॉप 100 इडियम्स का सेशन चल रहा है, पहले हम इसको कवर करेंगे, तब मैं आपको ग्रामर की तरफ लेकर के चलूंगा। ठीक है जी। ग्रामर में मेरा नाउन चल रहा है, और नाउन भी ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। ठीक है जी। फिर नाउन के बाद नया चैप्टर लेंगे प्रोनाउन। तो चलो, जब तक जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, और अब मुझे दीजिए आप सभी इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।